Hello everyone, this is Pooja Singh here and welcome back to the channel. स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में। तो परसों के दिन मैंने एक पोस्ट डाली थी 100 डेज़ कंसिस्टेंसी चैलेंज करके, लेकिन कंसिस्टेंसी और मेरी बनती नहीं है, या शायद यूँ कहें कि कंसिस्टेंसी और मेरे बीच में पता नहीं क्या 36 का आंकड़ा है कि वो कभी नहीं रह पाती है। तो फिर मैं कल तो पोस्ट नहीं कर पाई थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो अपलोड करूं। और मैं ये एक बुक लाई थी कक्षा 9 की, यहाँ से नहीं दिखेगा आपको, मैं खोल के दिखाती हूँ। ये कक्षा 9 की पूरक पुस्तिका कृतिका करके उल्टा दिखेगा इसमें, लेकिन आपको देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस पुस्तक की बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ बारिश हो रही है, बाहर बादल गरज रहे हैं, तो थोड़ा एडजस्ट कर ले या थोड़ा सहन कर ले। मौसम अच्छा है, बाय द वे काफ़ी सुहावना मौसम हो रहा है बाहर, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनाने का सोचा भी। तो इस पुस्तक में पहला पार्ट, जैसे कि ये कक्षा 9 की हिंदी की पूरक पुस्तिका है, तो इसकी थोड़ी सी भूमिका पढ़ी मैंने, तो मैंने ये पाया कि इसमें कुछ 5 छोटे छोटे चैप्टर हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, और इसका उद्देश्य ये है कि ये बालकों में एक क्या कहें कि अपन तेज़ी से पढ़ने का जो कौशल है वो विकसित करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा कि साहित्य की विभिन्न विधाओं से भी विद्यार्थियों को परिचित कराया जाए, ये इसका लक्ष्य है। तो इसमें जो ये 5 चैप्टर्स हैं, ये अलग अलग हिंदी विधाओं के हैं, मतलब हिंदी साहित्य की अलग अलग विधाओं के हैं। जैसे कि पहला चैप्टर इसमें है कि इस जल प्रलय में, फणीश्वर नाथ रेणु का लिखा हुआ है, तो ये एक रिपोर्टाज है। और दूसरा चैप्टर इसमें ये है कि मेरे संग की औरतें, ये एक तरह का संस्मरणात्मक गद्य है। तो इस तरीके से आगे के सारे चैप्टर भी अलग अलग साहित्यिक विधाओं में लिखे हुए हैं। तो ये लास्ट के 3 मैंने अभी तक नहीं पढ़े हैं, शुरू के 2 मैंने पढ़ लिए हैं आज में और कल में। तो इसको पढ़ने के पीछे ऐसा कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, मुझे जस्ट ऐसे ही पढ़ना था, तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ पढ़ने के लिए। ये मेरे भाई की पुस्तक है, तो मैंने उसको कहा कि दे दे, मुझे पढ़नी है, तो इस वजह से मैं इसे लेके आई। तो इस जल प्रलय में ये एक प्रकार का रिपोर्टाज है। फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार हैं और अपने आंचलिक उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि मैंने इनका अभी तक कोई भी उपन्यास नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी जो अपनी NCERT की किताबों में इनके लिखे हुए चैप्टर्स रहे हैं, जैसे कि ये इस जल प्रलय में ही ले लो, तो ये भी मैंने पढ़ा है इनका। अभी मैंने वापस इसको रिवाइज़ किया है, और ये वो पुस्तक है जो हमने हमारी 9th में भी पढ़ी थी। 2014 में जब हमारी 9th थी, 2014 में मैं 9th में थी, तब मैंने ये पुस्तकें पढ़ी थी, तो मुझे वापस से पढ़ने की इच्छा हुई। तो मैंने कहा कि अभी काफ़ी वक्त है, बहुत समय है, क्यों ना इन्हें ही पढ़ लिया जाए। तो ये जो रिपोर्टाज है इस जल प्रलय में, ये एक क्या कहे कि बाढ़ के विभिन्न दृश्यों को बताता है इसमें लेखक, मतलब फणीश्वर नाथ रेणु जो है, हमें बाढ़ के विभिन्न दृश्यों को से अवगत कराते हैं। कहने का मतलब कि वो 1975 की पटना की एक बाढ़ में है अभी। कहने का मतलब वर्तमान में 1975 की एक बाढ़ वहाँ पर आ रही होती है, जब रेणु साहब वहाँ पर होते हैं तब। तो वो जो है शहर के जहाँ पर अलग इलाकों में बाढ़ आ रखी होती, तो वहाँ का हाल, वहाँ का माहौल जानने के लिए ऐसे उनकी जिज्ञासा जागती है, और एक दोस्त को अपने साथ लेके वो उन इलाकों की तरफ जाते हैं कि वो देख सके कि कहाँ तक पानी आया है और कैसा क्या उनका माहौल है उधर का। तो बस इस जिज्ञासा के चलते वो अपने दोस्त के साथ उधर जाते हैं। तो एक पान की दुकान पर खड़े खड़े सभी लोग उधर चर्चा कर रहे होते हैं, और इसी बीच में वो बताते हैं कि किस तरीके से शहर के सारे लोग
बाढ़ का पानी कहाँ तक आया है इस बारे में जानने को जिज्ञासु हैं, और किस तरीके से लोग विभिन्न प्रकार के यातायात साधनों का मतलब उपयोग करते हुए उधर जा रहे हैं। कोई ट्रक पे जा रहा है, कोई टमटम में जा रहा है, कोई रिक्शा में, कोई साइकिल पर, तो कोई पैदल। सारे लोग मतलब जा रहे हैं उधर बाढ़ का पानी देखने के लिए। और जो वापस लौट रहे हैं, देख देख कर उनसे ये पूछ रहे हैं रास्ते में मिलने वाले लोग कि बाढ़ का पानी कहाँ तक आया है, बाढ़ का पानी कहाँ तक पहुँचा है, कितना अंदर घुस चुका है, किस इलाके तक पहुँच चुका है, ये सब। तो दिन की ये सारी घटना रहने के बाद जो है लेखक अपने घर पहुंचता है और रात्रि में वह सोने का प्रयास करता है। तो वो उस बाढ़ की मंज़र को याद करता है और वो उसे मतलब इस बात का डर है कि रात तक, शाम तक, पता नहीं कब तक पानी यहाँ तक भी पहुँच जाएगा। तो इस डर की वजह से वो सो नहीं पा रहा होता है और तो उसे नींद नहीं आ रही होती, वो बार बार करवटें बदलता है। और इसी बीच में वो सोचता है कि वो कुछ लिख ले, लेकिन फिर वो सोचता है कि वो क्या लिखे। तो कभी वो सोचता है कि कविता लिख लेते हैं, कभी वो सोचता है कि कुछ लिख लेते हैं, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या लिखें। तो वो उसे मतलब लिखने को छोड़ देता है, मतलब झुंझलाकर लिखना शुरू भी नहीं करता है। लेकिन उसके मन में ऐसे ख्याल आता है कि मैं कुछ लिख लेता हूँ, मुझे नींद तो आ नहीं रही है कि कुछ लिख ही ले इससे बेहतर। लेकिन फिर वो इस प्लान को कैंसिल करता है। तो इसी बीच में जो है उसकी पास्ट की कुछ यादें, स्मृतियाँ उसके मन मस्तिष्क में उभरती हैं। और ये स्मृतियाँ कोई ऐसी वैसी स्मृतियाँ नहीं हैं, कोई अलग स्मृतियाँ नहीं हैं, बल्कि बाढ़ से ही संबंधित है कि किस प्रकार से उसने इसमें 3 मुख्य बाढ़ का जिक्र किया गया है। उनकी स्मृतियाँ उसको सोते वक्त, सोने से पहले जब उसे नींद नहीं आ रही है तब वो उसकी स्मृतियाँ जागृत होती हैं। वो है 1947 के बाढ़ की स्मृति, एक है 1949 के बाढ़ की स्मृति और एक है 1967 के बाढ़ की स्मृति। अब इन स्मृतियों के माध्यम से लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जो है क्या करते हैं कि बाढ़ के विभिन्न दृश्यों से हमें अवगत कराते हैं कि क्या मंजर रहा था इन बाढ़ के दौरान। फणीश्वर नाथ रेणु जो है अपने बॉयहुड में बॉय स्काउट में रह चुके हैं और स्वयं सेवक रह चुके हैं। राहत कार्यों में, रिलीफ के कार्यों में वॉलेंटियर किया करते थे। तो उन्होंने इन बाढ़ के दृश्यों को काफ़ी नज़दीक से देखा है, इनके अंदर घुस के उसको देखा है। तो ये इन सभी बाढ़ के दृश्यों का वर्णन करते हैं और हमें बताते हैं कि किस तरह से लोगों की क्या कंडीशन रहती हैं। कहीं पर बहुत ही ज़्यादा मार्मिक दृश्य देखने को मिलते हैं, तो कहीं पर लोग मुश्किलों में गिरे रहने के बावजूद भी, बाढ़ में फंसने के बावजूद भी किस तरीके से मस्त रहते हैं, नाच गान करते हैं, खुश रहने का प्रयास करते हैं, कहने का मतलब। और किसी किसी जगह तो बहुत ही मार्मिक दृश्य देखने को मिलते ही हैं। और कहीं कहीं पर जैसे कि उन्होंने बताया कि और कुछ अमीर और गरीब की बाढ़ की स्थिति के दौरान क्या मतलब अंतर रहता है, उसका भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से ज़मींदार के बेटे जो है नाव पर हारमोनियम लेके बैठ जाते हैं, मनोरंजन करते हैं, किस तरीके से आनंद लेते हैं बाढ़ के पानी में नाव पर घूमकर। वहीं दूसरे लोग जो है खाने पीने को भी तरसते हैं। उनके लिए तो क्या बोलते हैं, ये एक पकाही गाँव की दवा और दिया सलाई ही सबसे ज़्यादा उनकी मांग रहती है। इसी में वो खुश रहते हैं, इन्हीं की वो सबसे ज़्यादा डिमांड रखते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग जो है वो एक बताते हैं कि जैसे कि कश्मीर की मूवियों में जो उन्होंने देखा होता है ना कि कश्मीर की वादियों में, कश्मीर की ज़िलों में किस तरीके से लोग नाव में बैठकर भ्रमण करते हैं, शिकारे पर जाते हैं। तो उसी तरीके से सूट बूट पहनकर कुछ लोग किस तरीके से नाव में बैठ कर बाढ़ के पानी में घूम रहे हैं कि मानो वो कश्मीर की झीलों में ही घूम रहे हो। तो इसका भी वो बताते हैं। तो ये सारा कुछ रहता है और इसके साथ ही वर्तमान में वो जिस स्थिति में है अभी, पटना में जो बाढ़ आने वाली है 1975 में, तो उसका भी वो बड़ा ही रोमांचक वर्णन करते हैं लास्ट में कि किस तरीके से वो सपने में देखने की कोशिश करते हैं कि मैं सफ़ेद भेड़ें देखूं, तो उन्हें काली भेड़ें नज़र आने लगती है, फिर कुछ देर बाद भूरी भेड़ें नज़र आने लगती हैं। तो इसका हमें लास्ट में समझ में आता है कि बाढ़ का जो पानी अचानक गलियों से होकर आ रहा होता है, तो वो उसमें सफ़ेद फ़ेन होते हैं, मतलब झाग होते हैं, तो वो सफ़ेद भेड़ों की तरह होता है। फिर काला गंदा मटमैला पानी भूरी भेड़ों की तरह वो नज़र आता है उन्हें।
तो ये सब देखकर वो उस बाढ़ के मंज़र का वर्णन करते हैं, ये मैंने देखा। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने कोई साहित्यिक रचना पढ़ी है वैसे, तो यही मैं समझ पाई हूँ और यही मुझे अभी तक समझ में आया है। और तो बस यही, और काफ़ी क्या बोले कि धारा प्रवाह भाषा का प्रयोग किया है रेणु जी ने यहाँ पे, और काफ़ी नए शब्द भी रहे। हालांकि मतलब मैंने भी 9th में यही पुस्तक पढ़ी है, लेकिन मैं इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका अर्थ मुझे नहीं आया, लेकिन सहायता के लिए अच्छी बात ये है कि नीचे इस तरीके से जो ये शब्दों के अर्थ दे रखे हैं, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ये मुझे उस टाइम पे भी अच्छा लगता था, अब भी अच्छा लगता है कि इससे हेल्प हो जाती है। जैसे ही विद्यार्थी पढ़ता है और वो कहीं अटकता है, नीचे देख के उसे हल मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। इससे वो बोर नहीं होता और उसे विद्यार्थी को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, और भटकना नहीं पड़ता तो वो पुस्तक छोड़ता नहीं है, तो फ्लो बना रहता है, तो वो उसे पूरा पढ़कर ख़त्म ही करता है कहीं अगर पाठ को। तो ये अच्छा रहा।